Hello, everybody. I am Anchal Jain, and I welcome you to the YouTube channel of Delhi Institute for Civil Services, DICS. For today, our discussion is going to be on UPSC strategy for 2026. Before we get into the discussion, I would like to congratulate all of you who cleared UPSC Prelims 2025 and are all set for the mains. I wish you the best, perform the best, बढ़िया पढ़िए. अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं. वी विल हेल्प यू आउट जितना हम कर पाएंगे. अब वो लोग जो नहीं क्लियर कर पाए 2025 का प्रीलिम्स, लेट अस थिंक अबाउट the time to come. Let us think about the attempt that is going to come, which is going to be 2026. तो आज का डिस्कशन उसी बारे में है. जो भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, it is okay. You have had enough time to analyze what went wrong with the attempt. क्या आपने मिस्टेक्स करी, क्यों ये क्लियर नहीं हो पाया, आपने क्या नहीं कवर किया था, क्या कवर ढंग से नहीं किया था, या कुछ चीजें छूट ही गई थी, या अटेम्प्ट करने के टाइम आपने कोई मिस्टेक कर लिया था, एग्जाम OMR मार्क करने के टाइम कोई मिस्टेक कर ली थी, और वट एवर द रीजन माइट बी फॉर यू नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स. आपको इनफ टाइम था, आपने एनालिसिस कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली फ्रॉम स्क्रैच फॉर 2026 अटेम्प्ट. यही डिस्कशन हमारा आज का है. अब ये किसके लिए अप्लाई हो सकता है? हु ऑल कैन मेक यूज ऑफ दिस video or of this discussion for the day? We are going to be talking about two sets of people. एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में देना है. ठीक है, अगले साल आप अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं. बट द बेसिक अजम्पशन इज कि आपके बेसिक्स हो चुके हैं. आप अगले साल अटेम्प्ट दे रहे हैं पर आपके बेसिक्स हो चुके हैं. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय बेसिक्स? आई मीन कि आपका जनरल स्टडीज बेसिक हो गया है, आपका ऑप्शनल आप स्टार्ट कर चुके हैं, या तो आप अपना एक्सक्यूज मी या तो आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर चुके हैं, या आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं टू फिनिश योर ऑप्शनल. इन वॉट एवर केस दिस अप्लाइज टू यू. दूसरा, आप अपने न्यूज़पेपर्स रोज पढ़ रहे हैं. न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स भी ऑन ट्रैक हैं. एक सेट ऑफ पीपल वो है. और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट 2025 में दिया था पर क्लियर नहीं कर पाए. ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि किसी ने 2024 में अटेम्प्ट दिया हो और उनका क्लियर ना हुआ हो. You guys can also make use of this video. The strategy will be more or less similar for you, just that rigorous, काम rigorous थोड़ा आपके लिए ज्यादा होगा. उसके लिए हम चर्चा बाद में करेंगे. पहले हम इन दोनों लोगों की बात कर रहे हैं. अगर आप 2024 वाले भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. You can make use of this video. ठीक है. फॉर न्यूबीज, जो लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी की ही, और वो चाह रहे हैं कि वो अगला अटेम्प्ट दें 2026 में, तो उनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. ये प्रॉबेबली आपको हेल्प नहीं करेगा. ऑल राइट, तो लेट्स सी कि क्या करना है आगे, क्या करना है. अब आज हम 2 जुलाई पे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स टिल 24th ऑफ मे, जब अगला प्रीलिम्स है, सो योर नेक्स्ट प्रीलिम्स 2026 प्रीलिम्स इज ऑन 24th ऑफ मे. एंड द मेंस का जो डेट आया है, मेंस की डेट आई है अगस्त 21st ऑनवर्ड्स, एंड प्रीलिम्स के लिए डेट आया है मे 24th 2026 ऑफ कोर्स. अब हमें जो पूरी प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग इस तरह से करनी है कि हम जब इस फेज में हैं, प्री क्लियर करने के बाद, जब हम मेंस के लिए तैयारी, जब हम मेंस के लिए फाइनल
रिविजन कर रहे हैं तो हमारा रिविजन लेस देन 3 मंथ्स में हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने लेस देन 3 मंथ्स दिए हैं प्री और मेंस के बीच, तो 3 महीनों से भी कम अब यूपीएससी हमें दे रही है फॉर द फाइनल रिविजन ऑफ मेंस। इन दैट केस योर प्रेपरेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग बिफोर इवन यू सिट फॉर योर प्रीलिम्स, कि जब यहाँ पे आपके पास 3 महीने से भी कम है रिवाइज करने के लिए, आप आराम से रिवाइज कर लो। यहाँ आते आते हमें ये सिचुएशन में नहीं रहना है कि अरे मेरा ये सब्जेक्ट ही बचा है, अरे मेरे लैंग्वेज पेपर्स बचे हैं, अरे मैंने तो ऐसे राइटिंग करी ही नहीं, हमने तो आंसर राइटिंग ही नहीं करी। यहाँ आते आते ये कंडीशन में आप नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो पूरा साल अब हम जुलाई से लेकर मई तक हम प्लान करेंगे, वो इस तरह से ही करेंगे कि आपका कुछ छूट ना जाए, या जो ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम सिलेबस कवरेज करना है, ऑप्टिमम नीडफुल जो हमें करना है इस एग्जाम के लिए, जो रिस्पेक्ट ये एग्जाम मांगता है वो रिस्पेक्ट एग्जाम को देना है, वैसे ही हम मई से जुलाई से लेकर मई तक प्लान करेंगे। वी शैल नाउ स्टार्ट विथ द मेन डिस्कशन जो हमें करना है। ओके ठीक है। अब अगर आप देखें मई 24 इज योर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अब अगर आप देखेंगे कि आपके पास कितने दिन है, आज से अगर हम देखें जुलाई के बिगिनिंग से अगर हम देखें तो हमारे पास रफली 328 to 330 डेज हैं। ठीक है, अगर आप रफली काउंट करें तो अब मैं मई को नहीं काउंट कर रही इस कैल सो अगर अब मई को भी कैलकुलेट कर ले तो अपने पास रफली 350 दिन, अब 330, आई एम सॉरी 330 डेज हमारे पास है। बट अगर हम मई को निकाल दें जो लास्ट मंथ होगा, तो हमारे पास रफली 300 डेज होने चाहिए। ठीक है, तो हम प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। अब हम जुलाई से अगस्त, इन 2 महीनों में, जुलाई अगस्त में हमें क्या करना है। अब आज से अगर हम देखेंगे तो आपको स्क्रैच से, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स आपको आते हैं बट वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सो दैट हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट जिंक्स अप ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, अब इन 2 महीनों में आप पहले खुद को प्रेप करेंगे और फिर आप मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अगेन मैंने आपसे ये कहा कि अजम्पशन है कि आपका बेसिक जीएस हो चुका है, ये उन लोगों के लिए अप्लाई होगा, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं और अगले साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, हम अभी उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी बेसिक जीएस हो चुका है। ठीक है, अब प्रेप में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपने प्रेप में ये करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप 2025 का जो पेपर था उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, जिन लोगों ने इस साल अटेम्प्ट दिया था, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, जिन लोगों ने इस साल एग्जाम दिया था, आप जरा ये चेक करिए कि व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर यू, व्हाट वर्कड फॉर यू। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जहां पे आपके इंटेलिजेंट गेसेस सही हुए, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जहां आपके इंटेलिजेंट गेसेस काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, विच सब्जेक्ट्स डिड not really work for you, or your static portion did not work for you, or you forgot your static portion। तो आपको कहाँ पे मेमोरी अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी मेमोरी अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट्स में आप उसका स्टैटिक भूल गए, कौन से सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स आपका तगड़ा नहीं था, तैयारी ढंग से नहीं थी, कौन से सब्जेक्ट्स में से करंट अफेयर्स ज्यादा आए और आपने तैयारी नहीं करी, तो पढ़ा सब कुछ था पर ये चीजें मैंने रिवाइज नहीं करी इसलिए मैं भूल गया। तो पेपर लेके बैठेंगे अगर, तो आपको ये सारी चीजों का, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ठीक है, so what I want you to do first is that you sit with your paper and analyze what did not work for you। ठीक है, ये पहला। और दूसरा, ये निकालो स्ट्रेंथ। इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक
आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है। और तीसरा, आप ये देखोगे कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी हैं। अब बाय मिस्टेक्स व्हाट डू आई मीन, ओएमआर में मार्क करने में मिस्टेक हो गई, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने दो आंसर्स मार्क कर लिए, बेसिकली मार्किंग मिस्टेक, ओएमआर मार्किंग मिस्टेक कर लिया। वो सारी मिस्टेक्स आप देखेंगे। कहीं पे आप सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आंसर ये है, बट लास्ट में जब मार्क करना होता है तो आप कुछ और मार्क कर देते हो। ठीक है, सी इट इज यूपीएससी, दैट हैपेंस, द नर्वसनेस डज barge in, राइट। सॉरी। तो अब अपना पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहला, प्रेप में जो दूसरा काम आपने करना है, अब वो है PYQ एनालिसिस। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्री प्लस मेंस। दोनों PYQs आपने चेक करने हैं, आपने एनालाइज करने हैं। कितने साल के करोगे? 2013 ऑनवर्ड्स टिल लेटेस्ट, ये सारे पेपर्स आपको एनालाइज करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। अब आराम से एक हफ्ता बैठिए और सिर्फ PYQ एनालिसिस करिए। क्या ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो आप बैठकर अपना एनालाइज करेंगे PYQs। पहले प्रीलिम्स के करिए, फिर मेंस के करिए। अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एनालिसिस बैकवर्ड्स करना है। बैकवर्ड्स मतलब 2025 का पेपर पहले, फिर 2024, फिर 23, फिर 22, लाइकवाइज। ठीक है। तो आपको जैसे भी आप चाहते हो आपका शेड्यूल हो, आप वैसे करें। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्लियर, यू वांट टू एनालाइज ऑल प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट, यू कैन डू दैट। यू वांट टू क्लियर, आपको एनालाइज करना है पहले प्री का 2025 का, 2024 का प्री, और फिर 2024 का मेंस, ये भी आप पे है। इट्स टोटली अप टू यू। माय कंसर्न इज दैट यू डू योर PYQs प्रॉपर्ली। और जब ये हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, इस एनालिसिस में आपको ध्यान क्या रखना है? इस एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप यूपीएससी के माइंड को समझे, उनकी साइकी को समझे। अंडरस्टैंड? सो यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्या सोचकर क्वेश्चंस पूछ रहा है। गेट इनटू द माइंड्स ऑफ यूपीएससी। कैन यू टोटली गेट इनटू द माइंड ऑफ यूपीएससी? मे बी नॉट। बट जब आप पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं तो आपको ट्रेंड समझ में आता है, राइट right? कि बिकॉज इट वॉज इन न्यूज, से फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर ये चीज न्यूज में थी, तो यूपीएससी ने इस चीज पे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा। ठीक है। प्रीलिम्स में उन्होंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा, मेंस में उन्होंने उसी टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो इससे क्या होगा ना, जब आप ये यूपीएससी के माइंड को समझ पाएंगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली डिमांड क्या है, व्हाट इज बीइंग डिमांडेड। जब तक डिमांड नहीं पता चलेगी यूपीएससी की, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। देखो, एक होता है कि आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज एक्यूमुलेशन अच्छी बात होती है, करना चाहिए। पर नॉलेज एक्यूमुलेशन, सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेशन से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एक फैक्ट ये है कि हम यहाँ एग्जाम क्रैक करने बैठे हैं, हम यहाँ सिर्फ नॉलेजेबल होने नहीं बैठे हैं, है ना। तो in that case, when you have to clear the exam, you have to understand how the exam maker or the examiner is examining you, वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप वैसे ही टाइप की चीजें लर्न करोगे या वैसे ही टाइप की चीजें जानने की कोशिश करोगे। तो जब आपको डिमांड पता होगी तब आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो वो डायरेक्शन समझने के लिए ही हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि आपने आज तक ये नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अगर आपने अपनी बेसिक्स ढंग से करी है, अगर आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दिया है, तो आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव डन योर पीवाईक्यू एनालिसिस प्रॉपर्ली। पर मेरे कहने से एक और बार करिए। ठीक है। हम पूरी जर्नी में यूपीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हम पूरी जर्नी में मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। ठीक है। हर बार पीवाईक्यू एनालिसिस करने का जो इंटेंशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हम आगे देखेंगे, जब मैं आपको आगे का प्लान बताऊंगी कि एक्चुअली हम कितनी बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर योर, बिफोर यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस करा।
ढंग से पीवाईक्यू एनालिसिस किया, आपका यू हैव प्रिप्ड योर माइंड, यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड फॉर द रेस अहेड। ठीक है, तो ये प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम जिम में वर्कआउट करने जाते हैं, तो आज के वर्कआउट के पहले मैं मेरा वार्म अप जरूर करूंगी, राइट? तो ये जो है पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो आपका वार्म अप है। वार्म अप तो करना पड़ेगा वरना मसल डबल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, और वर्कआउट ढंग से हो नहीं पाएगा। तो वार्म अप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप। सो लेट्स वार्म अप विद द पीवाईक्यूज। वंस यू आर डन विद दिस, along with this, साथ में सिलेबस को लेके बैठे। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने सिलेबस को खा जाइए, ईट इट लाइक ब्रेकफास्ट, लाइक लंच, लाइक डिनर, लाइक हाई टी, हाउ मेनी एवर मील्स यू हैव। पीवाईक्यूज और सिलेबस को ऐसे चबा लीजिए जैसे कि आपके खून में बह रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जब पता होगा ना तो मालूम होगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है वो तो सबको ही पता होता है ना, you'll agree to this। पर क्या नहीं पढ़ना है वो मेजोरिटी जनता को नहीं पता। तो पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है वो पढ़िए, जो नहीं पढ़ना उसे जाने दीजिए, बिकॉज देर इज प्लेथोरा ऑफ information that will come your way, right? But all the information is not necessary for you. To stick to the needful, to stick to the syllabus will take you far। स्टिक टू द सिलेबस, हमेशा सिलेबस साथ में रखिए। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी, इसके लिए मैं इसी के रिलेटेड चीजें पढ़ूंगा। बाकी की जो चीजें आ रही हैं भले ही वो इंट्रीगिंग है, भले ही वो बहुत फैसिनेटिंग लग रही हैं, पर उसे दूर रखिए, ठीक है? ओके, सो फॉर योर प्रेप यू डू दीज थ्री थिंग्स। वंस योर प्रेपरेशन इज डन, आराम से इसके लिए 7 days लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा और बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है इसमें। इस फेज में जो आपका जुलाई से अगस्त वाला फेज है, इसमें आप करेंगे मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स। अब मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स का मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं? से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिर्फ सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, एक्सेट्रा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं। ये सब्जेक्ट्स अब सबसे पहले फिनिश करेंगे, ठीक है? अब ये जो जुलाई से अगस्त वाला टाइम है इसमें आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को फिनिश करिए। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैम हम प्रीलिम्स पहले क्यों नहीं करें, पहले मेंस क्यों करें, हमेशा प्री पहले होता है, तो ये नोशन सबसे पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि प्री की प्रेपरेशन पहले करेंगे फिर मेंस की प्रेपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता, प्री और मेंस हमेशा साथ साथ चलते हैं। ऑल्सो मैं आपको वापस याद दिला दूं, ये उन लोगों के लिए है जिनके बेसिक्स हो चुके हैं, ठीक है? अब अपना टाइम वो इस साल में कैसे अलॉट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करेंगे, ये उन लोगों के लिए। जो पहली बार पढ़ रहा है ये उनके लिए नहीं है, ठीक है? दिस इज फॉर दोज हु हैव डन विद देयर बेसिक्स, जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है या बेसिक्स खत्म करके अब वो पहला अटेम्प्ट 2026 में देने वाले हैं। मैं बार बार ये क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। जो पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं ये सब, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? एनीवे तो ये जो आपके मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं इसको आप नोट्स, इसमें आप अपनी नोट्स मेकिंग कंप्लीट करेंगे, अपने नोट्स कंप्लीट रखेंगे पहला। और दूसरा कि इसमें आंसर राइटिंग, रिगरस आंसर राइटिंग करके इस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। तो व्हेन आई से आपको ये सब्जेक्ट निपटाना है या ये सब्जेक्ट खत्म करना है तो क्या करना है? से फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लेगा आपका, ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। पर अगर आप इसको 6-7 दिन दे दें तो आप इसकी आंसर राइटिंग फिनिश कर लेंगे, आप इसमें आंसर राइटिंग आपकी नोट मेकिंग फिनिश कर लेंगे, प्लस आप उसमें आपकी नोट्स एनरिचमेंट भी कर ले। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि आपके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, पर आपको एक रेफरेंस
या एक सोर्स आपको और पढ़ के अगर उसमें कोई चीजें ऐड करनी है, कुछ एडिशन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई से यू हैव टू फिनिश योर सब्जेक्ट्स, आई मीन दैट यू विल फिनिश योर नोट मेकिंग, आई मीन दैट यू विल फिनिश योर आंसर राइटिंग। हर टॉपिक पे आप आंसर्स लिखें, उन्हें इवेल्युएट करवाएं और आंसर राइटिंग को तगड़ा करें, बढ़िया करें, क्योंकि प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग। जो सच में आपके मार्क्स बनाएगा, जो सच में आपको रैंक दिलाएगा, जो सच में आपको लिस्ट में लेकर आएगा, जो लास्ट में वो लिस्ट आती है ना, उसमें हमारा नाम आना चाहिए, वो किससे आएगा? वो मेंस से आएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर की है, पर मेंस से तो कट ऑफ बनेगी, और मेंस में तो आंसर राइटिंग ही करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी चाहिए। ठीक है, अब आंसर राइटिंग कैसे करना है, और उसको इवैल्यूएशन कैसे कराना है, एक्सेट्रा, ये हम बात अगले वीडियो में करेंगे। आई विल मेक अ वीडियो इफ यू गाइज वांट ऑन आंसर राइटिंग एज वेल। Also, if you need help with answer writing, DICS also runs an mains answer writing program where you can get your answers evaluated on all the subjects. तो एक वो भी प्रोग्राम है, अगर आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं तो आप आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं रिगोरसली, रेगुलरली। ठीक है, तो जब मैं बोलती हूँ कि आपको ये मेंस के सब्जेक्ट्स, एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, ये आपको खत्म करने हैं, तो वो आप नोट मेकिंग के साथ, आंसर राइटिंग के साथ और नोट्स के एनरिचमेंट के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, सो नाउ व्हेन आई से कि आपको मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स यहाँ खत्म करने हैं, उसका मतलब ये है कि आपने ये तो फिनिश कर लिया, प्लस करंट अफेयर्स तो आपने रोज करने ही है। देखो, अब मैं हर मंथ के जो हम एक जो ब्रॉड प्लान बना रहे हैं, इसमें अगर मैं नहीं भी बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स, अगर कहीं मैं बोलना भूल जाऊं, तो आप ये अज्यूम कर लो कि करंट अफेयर्स तो रोज चलेंगे। ठीक है, किसी महीने में ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स नहीं आए? नहीं। तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की मैगजीन, ये तो आपको जो रेगुलरली करनी है वो करनी ही है। तो करंट अफेयर्स आप कैसे कवर करेंगे? अच्छा, करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, मैगजीन को कैसे कवर करना है, मैगजीन को, आपके नोट्स को, न्यूज़पेपर को, सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, कितने टाइम, कम टाइम में हम ये कर सकते हैं, इसके लिए भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, वी आर डिस्कसिंग कि ये काम हमें करना है, एक ब्रॉड टाइमलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो डाउट्स होंगे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम इस पे वीडियो बना दूं या उस पे वीडियो बना दूं, उस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ओके, सो वंस दिस इज डन, अब इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स हो गए? जो मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे वो सारे हो गए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट फेज। अब आप अपनी प्रिपरेशन के नेक्स्ट फेज में हैं, सितंबर से नवंबर, ये है आपके पास रफली 3 मंथ्स का टाइम। ओके, अब इस इन 3 महीनों में आपने क्या करना है? अब इन 3 महीनों में हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल अभी तैयार करना है मैम, प्री के बाद देखेंगे ऑप्शनल करना है नहीं करना है या कैसे करना है, उतने टाइम में भी मैम ऑप्शनल हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू, इतने टाइम में ऑप्शनल नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा कि आज अगर आप ऑप्शनल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो अज्यूम कर लीजिए कि आपको लगभग 4 महीने, 3 से 4 महीने, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने छोटे ऑप्शंस के लिए, और जो थोड़े लेंथी ऑप्शंस हैं उनके लिए 6 से 8 महीने निकालने पड़ेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा अजम्पशन क्या था कि आपके बेसिक हो चुके, आपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है, शुरुआत कर ली है, उन लोगों के लिए, आपके लिए 3 महीने आप ऑप्शनल को डेडिकेट करेंगे। जब हम बोलते हैं कि ऑप्शनल को डेडिकेट करना है, तो ये डेडिकेटेड आपकी ऑप्शनल की स्टडी, से फॉर एग्जांपल आपकी आंसर राइटिंग और आपकी नोट मेकिंग, ये दोनों काम आपके ऑप्शनल में तैयार करने हैं आपको, ये दोनों काम आपने फिनिश करने हैं इन 3 महीनों में। तो आपका ऑप्शनल मोटा मोटी फिनिश हो जाना चाहिए इन 3 महीनों में। ठीक है, एटलीस्ट 80% आपको ऑप्शनल अपना फिनिश करना है। अगर आपने अपना ऑप्शनल प्री के पहले नहीं खत्म किया तो आप प्रीलिम्स में बैठने का कोई आपका मतलब नहीं है। ये आप एक कड़वी पिल, एक बिटर पिल की तरह फॉलो कर लीजिए इसे। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू बी डन विथ ऑप्शनल एंड देन सिट फॉर प्रीलिम्स।
इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल तक ऑप्शनल लेकर बैठे हैं और फिर प्रीलिम्स ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैम ने कहा था ऑप्शनल फिनिश हो जाए फिर प्री देना है। जितना जल्दी ऑप्शनल खत्म हो पाए उतना जल्दी खत्म करिए, और प्रेफरेबली प्री के पहले ही फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा 3 महीने से भी कम का टाइम है रिवीजन करने के लिए, और आपके पास बहुत कुछ है रिवाइज करने के लिए। 9 पेपर्स हैं, हर पेपर के लिए आपको तैयारी एडिक्वेट करनी है। तो आपके लिए इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप ऑप्शनल एक पूरा सब्जेक्ट, इतना बड़ा 500 मार्क्स जिसके हैं, वो पूरा सब्जेक्ट आप स्क्रैच से शुरू कर पाए, इतना टाइम नहीं होगा। तो बी सेंसिबल, स्मार्ट काम कीजिए और ऑप्शनल को फिनिश करिए पहले। ठीक है, आपका ऑप्शनल डिसाइड करिए, अगर नहीं किया है तो। मेरे हिसाब से मेरा अजम्पशन है कि आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है, और आप ऑलरेडी ऑप्शन स्टार्ट कर चुके हैं, या इन दैट केस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं 2025 में, तो आपका ऑप्शनल 70-80% हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शनल इस टाइम में उठाना है, ऑप्शन उठाइए, आंसर राइटिंग करिए, उसके पीवाई क्यूज देखिए और उसकी नोट मेकिंग करिए। पीवाई क्यूज इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑप्शनल। पीवाईक्यूज भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों काम आप इन 3 महीनों में फिनिश करेंगे, ऑप्शनल को मेजर फोकस में रखकर। अब जब हम कहते हैं कि ऑप्शनल को मेजर फोकस में रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑप्शनल ही करना है। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, ये जो आप कर रहे हो वो तो करना ही है। इसके अलावा आपको कुछ टाइम एलोकेशन, अब मैंने इसे टाइम एलोकेशन, आप रोज थोड़ा टाइम निकालना चाहें आपकी मर्जी है, आप हफ्ते में 2 दिन निकालना चाहें इस काम के लिए, वो भी आपकी मर्जी है। अगर आपको टाइम टेबल डिस्कस करना है कि दिन का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हफ्ते का कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस दैट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए डिफरेंट टाइम टेबल्स फॉर द डे। सबके लिए टाइम टेबल सेम नहीं होता है, हर एक का पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है, तो हम 2-3 अलग टाइप के लोगों को लेकर उनके लिए टाइम टेबल्स बना लेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्टाइल है पढ़ने की और आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल हेल्प यू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ विच वुड बी कस्टमाइज्ड। राइट। तो अब इसके साथ क्या करना है, जिसके लिए आपको टाइम निकालना है, वो है आपके प्री मेंस जो दोनों में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो वाले सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ब्रश अप करने हैं, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एसएनटी, एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा। अब ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, उनको आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देके या हफ्ते में 2 दिन देके इनको सिर्फ ब्रश अप करना है। ठीक है, क्योंकि आप इनको डिटेल में करेंगे, जो अगला फेज आएगा हम उसमें देखेंगे कि हम कैसे इन सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। पर क्योंकि आप इन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, तो इमीडिएटली फिर से प्रीलिम्स के बाद इस सब्जेक्ट को उठाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने पहले यहाँ मेंस के सब्जेक्ट्स लिए थे, जिसपे आपने थोड़ा सा फोकस शायद पहले कम किया होगा, तो पहले उसको फिनिश करते हैं। उसके बाद हम ऑप्शनल को करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर पार्ट। एंड विद दैट जो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, जो टाइम बच जाएगा, उसमें आप इन सब्जेक्ट्स को ब्रश अप करेंगे, रिविजन करेंगे इन सब्जेक्ट्स का। तो इन सब्जेक्ट्स का हो रहा है यहाँ रिविजन। ठीक है, दिस इज क्लियर। इन सब्जेक्ट्स का आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करना है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के आंसर राइटिंग नहीं करनी है, इनकी भी करनी है, क्योंकि ये मेंस में भी आएंगे। तो जब आपका ये सब्जेक्ट हो जाए, जितने भी दिन आप ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब आप ये सब्जेक्ट फिनिश कर ले रहे हैं, तो आप इसकी कुछ आंसर्स भी लिख लीजिए, कभी 5 क्वेश्चन लिख लिए, कभी 10 लिख लिए, और उन्हें आप अपने हिसाब से इवेल्युएट करवा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप फिनिश करेंगे आपका ये वाला टाइम जो सितंबर से नवंबर होगा। सबसे क्रूशियल टाइम अगर मैं कह सकती हूँ आपकी थ्रू आउट तैयारी में, तो वो सितंबर से नवंबर वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना ऑप्शनल करेंगे, प्लस आप इसमें अपना जीएस का रिविजन भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो रिविजन है, मैंने इस रिविजन में ये वाले सब्जेक्ट का रिविजन नहीं डाला है अभी, इसका रिविजन हम अगले फेज में करेंगे। लेट्स टेक
द नेक्स्ट phase of your preparation. ठीक है, अब अगला फेज लेते हैं आपकी तैयारी का, जो होगा दिसंबर से जनवरी। अब जो दिसंबर से जनवरी वाला फेज है, इसमें क्या करना है हमने? दिसंबर से जनवरी वाले फेज में हमने रिवीजन करना है। ये रिवीजन भैया किस चीज का रिवीजन है? तो ये रिवीजन है आपके ऑप्शनल का, और आपके ये वाले जो हमने सब्जेक्ट करे थे ना, मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स, ये रिवीजन है आपके मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स का। इन दोनों चीजों का आपने रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि जो हम अगला फेज देखेंगे अब फेब ऑनवर्ड्स, आप ऑलरेडी फुल फ्लेज प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, राइट? इसके लिए प्रीलिम्स में आपके 3-4 महीने निकल जाएंगे, और फिर आप मेंस की वापस से मेंस के लिए तैयारी करेंगे May 25 के बाद, राइट? तो आप जब मेंस मेंस के लिए तैयारी करेंगे वर्सेस अपने लास्ट ऑप्शनल और लास्ट मेंस के सब्जेक्ट्स कब पढ़े, तो ये गैप इतना ज्यादा ना हो जाए कि 6-8 महीने हो गए और आपने वो सब्जेक्ट्स का मुंह ही नहीं देखा। तो आपके लिए ऐसा होगा जैसे आप फर्स्ट टाइम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसीलिए रिवीजन करते रहना चाहिए, ताकि ये जो 3 महीने 4 महीने आप प्री को दे रहे हैं, फेब मार्च अप्रैल एंड देन मई, ये जो टाइम आप प्री को देंगे, इस टाइम में आपके दिमाग में ऑप्शनल और मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट जो थे वो अभी भी थोड़े फ्रेश हो। ठीक है, अगर आप यही हमने जुलाई में इससे पढ़ा और उसके बाद उससे रिवाइज ही नहीं किया, और फिर हम नेक्स्ट जून में उसे उठा रहे हैं, तो ये 1 साल ऑलमोस्ट 11 महीने का गैप है ये। इसमें तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे आपने कभी ये सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं थे, राइट? तो स्ट्रैटेजिकली चीजें रिवाइज करनी चाहिए। हाउ टू डू रिविजन साइंटिफिकली, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द रिविजन वर्क्स, और कब कौन सी चीज का कितनी बार रिविजन करना है। उसके लिए देयर कैन बी अनदर वीडियो, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, यू कैन write in the comment section. I'll do that for you. Right now we are only talking about the broad timeline. ठीक है, इसके लिए हम उसको यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो रिविजन आपको ऑप्शनल का करना है, और ये जो मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हमने यहाँ देखे इसका करना है। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, अब इन 2 महीनों में आपको एक और चीज करनी है। अब यहाँ जब हम ये कर रहे थे इन 3 महीनों में ऑप्शनल और जीएस, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, एक चीज जो हम दोनों में ऐड करना चाहते हैं, जो अब हम ऐड कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाले में जुलाई अगस्त में, ये होगा ऐसे। नाउ दीज 2 मंथ्स, आपको ऐसा लगा होगा कि मैम ये तो इसमें तो हमने बहुत कम चीजें डाली हैं, ये सब्जेक्ट तो जल्दी हो जाएंगे, ये तो बहुत फ्री टाइम है। फ्री टाइम नहीं है, एडिशन करने के लिए था, बस एडिशन लास्ट में करना था, वो एडिशन अभी करते हैं। ऐसे आपको वीकली एक ऐसे लिखना है। ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल, ये इन 3 चीजों से द डील कैन बी ब्रोकन और द डील कैन बी मेड। सील द डील और ब्रेक द डील, दीज 3 थिंग्स कैन मेक योर डील। ठीक है, तो ऐसे पे भी इनफ फोकस करना है। हर हफ्ते एक ऐसे लिखना है, 2 लिख सकते हो तो 2 लिखो, पर मुझे पता है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो बेटर ये है कि आप रूल बना लें कि एक ऐसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 2 लिख सकते हैं तो बात ही क्या है, सुभान अल्लाह। पर अगर एक भी लिख लें तो वो रूल रूल बना लो, डिसिप्लिन बना लो कि हर संडे या हर मंडे, जो भी आपको दिन पसंद है, उस दिन को मैं एक ऐसे तो लिखूंगा ही लिखूंगा, तभी ऐसे की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, ये एक बात है ऐसे का। अब यहाँ हमने ऐसे लिखे, यहाँ पे आपका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा सितंबर से नवंबर में, तो इट इज ओके इवन इफ यू डोंट राइट एन ऐसे, इट इज फाइन। दिसंबर से जनवरी जब आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, इस टाइम पे आप ऐसे फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे अगेन वीक में। अब अगर आप 2 ऐसे भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक भी ऐसे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। पर इन 2 महीनों में भी आपको वीकली एक एक ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में।
सॉरी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फेज नाउ। ओके, अब ये जो आपका नेक्स्ट फेज है, दिस फेज इज मोर अबाउट this phase is more about your prelims exclusive preps। इसमें हम प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रेपरेशन पे फोकस करेंगे, मतलब अब सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। नाउ व्हेन आई से प्रीलिम्स पे फोकस करना है, हम क्या क्या चीजों पे फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो आपका जीएस करना है वो करना ही है आपको। दूसरा, सीसैट। 4 months फॉर सीसैट इज गुड इनफ टाइम। अगर आप बेयर मिनिमम अच्छे हैं सीसैट में, या आपको आपको अगर बेसिक्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, आप इन 4 महीनों में रिगरस प्रेपरेशन और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीसैट की। अगर आपका सीसैट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बहुत ही अ, बुरे मार्क्स आ रहे हैं या अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या हमेशा हर सीसैट के पेपर में मॉक टेस्ट में भी अगर आप 66 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो इन दैट केस आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट योर सीसैट दिसंबर से जैन में ही, यहीं पे आप अपना सीसैट भी स्टार्ट कर ले। पर अगर आपको लगता है कि आप ठीक ठाक हैं सीसैट में, तो दिस इज अ गुड टाइम, आप इस वाले फेज में सीसैट कर सकते हैं। ठीक है, जीएस करना है, सीसैट करना है। अब इन दोनों चीजों में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक और बार पीवाईक्यूज देखेंगे। अब जो हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के देख रहे हैं, और इस केस में अब आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे जब हमने पीवाईक्यूज देखे तो हम जनरल टेंडेंसी समझने के लिए पीवाईक्यूज देख रहे थे, जनरल ट्रेंड समझने के लिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे थे, जनरल यूपीएससी का माइंड समझने के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिफोर यू स्टार्ट द सब्जेक्ट। सो व्हेन आई से यहाँ पे हम प्री के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल आज से आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं रिवाइज करना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप आज से या कल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कल से आप स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी, और आपने पॉलिटी को दिए हैं 10 दिन। 10 दिन में आप पॉलिटी को फिनिश करेंगे रिवीजन करके। तो अगर आप कल से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज देखें, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो देखें ही। प्रेफरेबल है कि आप 2013 से लेकर 2025 तक सारे पीवाईक्यूज देख लें। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिए प्रीलिम्स के, एंड देन यू स्टार्ट द सब्जेक्ट। इससे क्या होगा? जब आपने पीवाईक्यूज देखे, अब आपका माइंड कंडीशन हो चुका है into understanding what type of data to pick from your reference book। तो आपकी रेफरेंस बुक बेयर एक्ट हो सकती है, टीडी बसु हो सकती है, लक्ष्मीकांत हो सकती है, आप जहां से पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आपके क्लास नोट्स हैं जहां से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई शुरू करने से पहले आप एक बार पीवाईक्यूज देख लीजिए। जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपका दिमाग ना कंडीशन हो जाएगा कि यूपीएससी इस तरह से इन क्वेश्चंस को पूछ रही है, या इस तरह से इन टॉपिक्स को कवर कर रही है, या इन टॉपिक्स में से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। सो यूपीएससी विल ट्राई टू कवर द मेजर टॉपिक्स व्हेनेवर इट इज आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस निकल रहे हैं। जब ये समझ जाएंगे आप, तो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे ही टाइप का डेटा चूज करेगा, वैसे ही टाइप का डेटा सिलेक्ट करेगा याद रखने के लिए जिस टाइप का डेटा यूपीएससी पूछती है। ठीक है, इससे आपकी प्रेपरेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे ही पॉलिटी खत्म होंगे, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लेना चाहते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री शुरू करने से पहले पहले हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देख लो, फिर सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। ठीक है, ये करने के अलावा आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, विच इज योर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट, हम प्रीलिम्स की जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो आप सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं, वो आप एवरीडे टेस्ट भी देते हैं, वो आप
फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं। जिस भी हिसाब से आप टेस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से आप दे दीजिए। अपना भी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम एवरीडे क्लास टेस्ट भी देते हैं, एवरी वीक सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं, और पूरे सब्जेक्ट की टेस्ट भी होती है, और देन फुल लेंथ टेस्ट भी होती है। दिस इज ट्रू इन बोथ prelims case and mains case. I'll take you to all the courses that we have if you are interested. But right now let's focus on the plan. तो यहाँ आप अपने मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। कितने पेपर्स देने चाहिए? देखो, अब अगर आपका क्वेश्चन है कितने पेपर्स देने चाहिए, तो नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो, हो सकता है कि एक बंदे ने 50 मॉक टेस्ट दे दिए, 50 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, सारे कोचिंग्स के जितने कोचिंग्स के आते हैं सारे टेस्ट लगा लिए, 50 फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए, बहुत अच्छी बात है, 5000 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। पर आपने उन क्वेश्चंस को या उस टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करा। आपने वहां अपनी गलतियां मार्क नहीं करी, आपने ये नहीं देखा कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मेरे कितने गेसेस सही हुए। पेपर को एनालाइज कैसे करना है वो भी एक टेक्निक होता है। अगर पेपर दिया है, भले आप 10 पेपर लगा लो, पर उन 10 पेपर को आपने ढंग से अगर एनालाइज कर लिया तो 10 भी बहुत है। अंडरस्टैंड? सो द स्पिरिट इज टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू अटेम्प्ट, टू अंडरस्टैंड कि आपने कैसे टाइप के गेसेस किए, आपने कैसे टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कौन से सब्जेक्ट में आपके स्टैटिक सही हो रहे हैं, किधर नहीं हो रहे हैं, ये एनालाइज करना है। सिर्फ पेपर आड़े धड़ देते नहीं रहना है, ब्लाइंडली ओनली गिविंग पेपर्स पेपर्स पेपर्स, सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं और मार्क्स देकर हताश हो जा रहे हैं, अरे मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। इट इज ओके इफ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड, इट्स फाइन। पेपर को एनालाइज कैसे करना है ये भी एक अलग डिस्कशन होता है। विल टेक दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। As of now, you understand that you have to analyze your papers. Don't count the number of papers that you're giving. Please see कि जितने पेपर्स आप लगा रहे हैं सारे पेपर्स आप ढंग से एनालाइज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 फुल एंड पेपर लगा के बैठ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ 2 किए, ये भी सही नहीं है। आपको एडिक्वेट नंबर ऑफ पेपर्स तो देने पड़ेंगे, पर नंबर ये नहीं होता कि 50 पेपर दे दूं, 100 पेपर दे दूं। 15-20 पेपर कर लिए ठीक है, 10-15 पेपर किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ढंग से उसे एनालाइज करो, वो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया, आपकी जीएस के आप सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। पहले पीवाईक्यूज देखेंगे सब्जेक्ट के, पहले सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, सीसैट की तैयारी करेंगे। अब सीसैट में भी आपको मॉक्स लगाने हैं। सीसैट अभी आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली करिए, अगर आप डेली करना चाहते हैं तो डेली करिए। ये प्योरली आपकी स्ट्रैटेजी पे है, आप अपने दिन में कैसे करना चाहते हैं। आप अपने दिन में सिर्फ जीएस करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, फिर आप सीसैट वीक के एंड में करना चाहते हैं, टू यू, हाउएवर यू want to study you can. If you want me to discuss कि कैसे टाइम टेबल हम कर सकते हैं, as I told you we can discuss in the next video, right? This should be आपका मोटा मोटा strategy for, I'm sorry, for your 2026 attempt. जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, एग्जाम फिनिश होने के बाद मतलब 24th मई के बाद आप नेक्स्ट 2.5 महीने to almost 3 months, a little less than 3 months, this time you will spend only for your mains and then the interview. Right? So that's how I envision the year to be. That's how I feel you should be allocating your time, allocating your months. इसमें कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। अब एक चीज है जो मुझे यहाँ ऐड करनी है, जो है आपके लैंग्वेज पेपर्स। तो जब आप मेंस 24th के बाद जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, तो लैंग्वेज पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो जो टाइम जहां हम हमारे लैंग्वेज पेपर को डाल सकते हैं वो टाइम है दिसंबर से जनवरी वाला। अगर आप सीसैट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने लैंग्वेज पेपर्स को ब्रश अप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे 1 महीने आप बैठकर 2 पेपर्स कर रहे हैं कि लैंग्वेज वाले, जो मेंस में जो 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, तो इतना भी टाइम नहीं एलोकेट करना है। आप 3-4 दिन एक पेपर को लेके बैठिए, 3-4 दिन दूसरे पेपर को लेके बैठिए और बस, ठीक है। उसमें जो आंसर राइटिंग आपने करनी है या आपको प्रैक्टिस करना है तो वो आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर एक बार सिर्फ सिलेबस देख लेंगे बराबर से, सिलेबस देखकर अगर जैसे ऐसे आ रहा है या लेटर आ रहा है तो वो कैसे लिखना है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में पूछते हैं, वो नोटिस राइटिंग पूछ रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग पूछ रहे हैं, वो जो भी पूछ रहे हैं आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ग्रामर पूछते हैं, ट्रांसलेशन पूछते हैं, तो ये चीजें जो आपको थोड़ी बहुत देखनी है वो आप यहाँ देख लीजिए। पर इतना ज्यादा भी टाइम नहीं देना कि आपका मेन चीजें ही छूट जाए, ठीक है। वो भी क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इतना टाइम एडिक्वेट है, वो आप वहां देख सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा
आज के वीडियो के लिए देर इज नॉट मच टू डिस्कस, बट बिफोर वी एंड द वीडियो आई वुड लाइक यू टू सी DICS has given excellent results. If you see, मार्गिशा इस साल रैंक 4 लेकर आई हैं यूपीएससी में. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हर. अगेन आर क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट. इवन केवल मेहता फॉर दैट मैटर cleared UPSC. Again our classroom student. If you see the results, we've always GPSC and UPSC में DICS का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, आपको ये मालूम है ऑलरेडी. अगर आप मेंस के लिए जो हम बात कर रहे थे, अगर आप मेंस की तैयारी अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रही है या अगर आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, तो वी आर रनिंग आवर मेंस टेस्ट प्रोग्राम ऑल्सो और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑल्सो, फॉर इन विच हम डेली 3 क्वेश्चंस पे आपको आंसर राइटिंग कराएंगे और आपके आंसर्स को इवेल्युएट करके देंगे. इसके अलावा आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगी. मेंटरशिप आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको हम जो हमारे मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपके डेली शेड्यूल्स क्या होने चाहिए, आपको कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, अगर आप कहीं अटक गए हैं, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस. अगेन जो हमने पूरा टाइम टेबल जो हमने शेड्यूल डिस्कस किया, उसमें देयर कैन बी सम ट्वीक्स हियर एंड देयर बेस्ड ऑन योर वीकनेस और योर स्ट्रेंथ. वो वी कैन ऑलवेज डू दैट, राइट. इसके अलावा अगर आपके आंसर्स में कोई कमी है तो वो एनरिचमेंट हम करके आपको देते हैं, सो दैट यू नो कि इसमें और क्या हम बेटर ऐड कर सकते थे. तो वी आर ऑलरेडी रनिंग दैट प्रोग्राम ऑल्सो इफ यू वांट. So that's all for today. If you are interested for starting your preparation, again मैं अगला वीडियो बनाऊंगी उसके लिए कि जब आप यूपीएससी की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है. अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ज्वाइनिंग अ कोचिंग, वी हैव न्यू बैचेस स्टार्टिंग दिस मंथ. अ लॉट ऑफ बैचेस आर स्टार्टिंग in all the branches. I have already mentioned the contact details for all the branches. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो. बैच की डिटेल्स भी लिख रखी हैं कि कब बैच स्टार्ट हो रही है, जीपीएससी की या यूपीएससी की. हर ब्रांच जो है वो दोनों कोर्सेज रन कर रही है, जीपीएससी भी कर रही है और यूपीएससी भी कर रही है. whatever you are interested in, you can contact the branch. अगर आपको mentorship प्रोग्राम चाहिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चाहिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चाहिए, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, या अगर सिर्फ हमारी गाइडेंस भी चाहिए, whatever help you need, we are there for you. You can call the respective branch and speak to the mentor, and we will try our best to help you with whatever you need. You can take the screenshot if you want. And with that, I think we've reached the end of the video. जो भी हमें यहाँ डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस किया. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं. यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड टू यू. करंट अफेयर्स कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, सीसैट कैसे कवर करें, ऐसे आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस, अगर यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दोस क्वेश्चंस, से टाइम टेबल कैसे बनाना है, अगर ऐसा कोई भी हेल्प आप मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक दैट वीडियो एंड पोस्ट एज सून एज आई कैन. Right? Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. All the very best for your preparation. बहुत अच्छा पढ़िए, ऑफिसर बनिए और सबका नाम रोशन करिए. Thank you so much. See you in the next video.